नमस्कार दोस्तों। द बुक योगी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी है। एक ऐसा घोषणा पत्र, एक ऐसा मैनिफेस्टो जिसने भारतीय समाज की नींव पर ही सवाल उठा दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आजादी के 75 सालों के बाद भी हमारे विकास और हमारी आधुनिकता के बावजूद वो कौन सी एक हकीकत है जो आज भी भारत के समाज को सबसे गहराई से बांटती है, उसे खोखला करती है और करोड़ों लोगों को उनके मानवीय अधिकारों से वंचित रखती है? उसका नाम है जाति, द कास्ट सिस्टम। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जाति अब पुरानी बात हो चुकी है, कि ये सिर्फ गांवों तक सीमित है। पर क्या ये सच है? आज हम उस महान विचारक, उस क्रांतिकारी और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे तीखे, सबसे साहसी और सबसे जरूरी काम को समझने जा रहे हैं। यह है उनकी किताब अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। यह किताब असल में एक भाषण है जिसे 1936 में लिखा गया था, पर यह भाषण कभी दिया नहीं जा सका। इसे जात पात तोड़क मंडल नाम के एक सुधारवादी संगठन ने आयोजित किया था। पर जब उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के भाषण को पढ़ा तो उसके क्रांतिकारी विचारों से वो इतना डर गए कि उन्होंने कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। तो इस भाषण में ऐसा क्या था जो आज भी इतना शक्तिशाली और इतना विवादास्पद माना जाता है? आज इस 2 पार्ट सीरीज के पहले हिस्से में हम डॉक्टर अंबेडकर के साथ एक डॉक्टर की तरह भारतीय समाज की इस सबसे पुरानी और सबसे गहरी बीमारी यानी जाति का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि अंबेडकर के अनुसार जाति क्या है, ये इतनी मजबूत क्यों है और इसे सिर्फ सुधारने की कोशिश करना क्यों एक बहुत बड़ी भूल है। ये एक आसान सफर नहीं होगा, क्योंकि ये हमें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करेगा जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इस बौद्धिक क्रांति की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सोशल वर्सेस पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी सामाजिक बनाम राजनीतिक सुधार। भाषण की शुरुआत में ही डॉक्टर अंबेडकर उस समय के राजनीतिक नेताओं, खासकर कांग्रेस पार्टी पर एक बहुत बड़ा हमला बोलते हैं। उस समय ज्यादातर नेताओं का यह मानना था कि भारत का सबसे पहला और एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी हासिल करना है। उनका कहना था, पहले राजनीतिक सुधार, सामाजिक सुधार बाद में देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और तर्कपूर्ण सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आप किस राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? क्या एक देश जो सामाजिक रूप से हजारों जातियों में बटा हुआ हो, जो अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को गुलाम बनाकर रखता हो, वो सच में एक राष्ट्र कहलाने के लायक है? वो तर्क देते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता की पहली शर्त है। एक गुलाम समाज कभी भी एक आजाद राष्ट्र नहीं बन सकता। वो कहते हैं कि हिंदू समाज खुद ही एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कई छोटी छोटी इकाइयों का एक झुंड है, पर यह एक समाज नहीं है, क्योंकि इसमें बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी की कोई भावना नहीं है। अंबेडकर साफ कहते हैं कि आप सिर्फ बाहरी दुश्मन से लड़कर आजाद नहीं हो सकते जब तक आप अपने अंदरूनी दुश्मन यानी जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर देते। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञों का यह कहना कि हमें अपने सामाजिक मुद्दों को बाद के लिए छोड़ देना चाहिए, या तो एक बहाना है या फिर वो इस समस्या की गंभीरता को समझते ही नहीं है। ये उनका पहला बड़ा प्रहार था। उन्होंने साफ कर दिया कि जाति सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है। डिसमेंटलिंग फॉल्स सॉल्यूशंस, यानी क्यों जाति सुधार असंभव है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर उन सुधारवादियों की ओर मुड़ते हैं जो ये तो मानते थे कि जाति एक बुरी चीज है, पर वो इसका विनाश नहीं, सिर्फ सुधार करना चाहते थे। ये सुधारक कुछ आम उपाय सुझाते थे, जैसे सहभोज यानी अलग अलग जातियों के लोगों का एक साथ खाना खाना, या जातियों के अंदर की उपजातियों को खत्म करना। डॉक्टर अंबेडकर एक कुशल सर्जन की तरह इन सभी सतही उपायों की चीर फाड़ करते हैं। वो कहते हैं, सहभोज से क्या होगा? क्या एक साथ खाना खाने से एक ब्राह्मण के मन से यह भावना चली जाएगी कि वो श्रेष्ठ है और एक दलित अपृश्य? बिल्कुल नहीं।
वो कहते हैं कि जाति कोई भौतिक दीवार नहीं है जिसे आप एक साथ खाना खाकर तोड़ देंगे। जाति एक मानसिक अवस्था है। ये एक धारणा है जो पवित्रता और अपवित्रता के विचारों पर आधारित है। सहभोज इस धारणा पर कोई असर नहीं डालता। फिर वो अंतरजातीय विवाह के मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं कि अंतरजातीय विवाह ही जाति को तोड़ने का एक वास्तविक उपाय यानी रियल रेमेडी है। क्यों? क्योंकि विवाह सिर्फ दो इंसानों को नहीं बल्कि दो परिवारों को जोड़ता है और ये अपने और पराये की भावना को खत्म करता है। लेकिन, और ये उनका सबसे बड़ा तर्क है, वो कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह को एक उपाय की तरह पेश करना ही मूर्खता है। ये तो बीमारी का लक्षण है, इलाज नहीं। जब तक लोग जाति में विश्वास करते हैं, वो अपनी जाति के बाहर विवाह करेंगे ही क्यों? लोग अपनी जाति के बाहर विवाह इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जाति श्रेष्ठ है और दूसरी जाति हीन। और ये भावना आती कहां से है? ये उनके धर्म से आती है, उनके शास्त्रों से आती है, जो उन्हें अपनी जाति के बाहर विवाह करने से रोकते हैं। तो जब तक आप उस धार्मिक भावना को नहीं तोड़ते जो जाति को पवित्र मानती है, तब तक अंतरजातीय विवाह एक सपना ही रहेगा। ये सिर्फ कुछ साहसी लोगों द्वारा किया जाएगा, पर यह एक सामाजिक आंदोलन कभी नहीं बन पाएगा। द ट्रू नेचर ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति का असली स्वरूप। अब डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के उस तर्क पर हमला करते हैं जो आज भी कई लोग उसका बचाव करने के लिए देते हैं। वो तर्क है कि जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है। अंबेडकर कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। वो इसे पॉइंटों में तोड़ते हैं। पहला, जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। ये काम को नहीं बल्कि काम करने वालों को ऊंच और नीच के स्थायी डिब्बों में बांट देती है। दूसरा, ये विभाजन किसी की व्यक्तिगत पसंद या काबिलियत पर आधारित नहीं है। एक लोहार का बेटा चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, उसे लोहार ही बनना पड़ेगा, और एक ब्राह्मण का बेटा चाहे वो कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे पुजारी का सम्मान मिलेगा। ये इंसान की क्षमता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। तीसरा, ये व्यवस्था बेरोजगारी पैदा करती है। अगर किसी उद्योग में मंदी आ जाए तो उस जाति का इंसान अपना पेशा बदलकर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। वो भूखा मर जाएगा, पर उसे दूसरा काम करने की इजाजत नहीं है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, ये सिर्फ एक विभाजन नहीं है, ये एक श्रेणीबद्ध असमानता है, ग्रेडेड हायरार्की है। ये अंबेडकर का एक बहुत ही मौलिक और गहरा विश्लेषण है। वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि ये एक सीढ़ी की तरह है। इस सीढ़ी में हर जाति सिवाय सबसे ऊंची वाली के अपने से ऊपर वाली जाति से हीन है, और सिवाय सबसे नीची वाली के अपने से नीचे वाली जाति से श्रेष्ठ है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि हर जाति अपने से नीचे वाली जाति को दबाने में लगी रहती है ताकि वो खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सके। ये व्यवस्था उत्पीड़ित जातियों को कभी भी एक साथ मिलकर इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का मौका ही नहीं देती। हर कोई अपने से ठीक नीचे वाले से लड़ने में व्यस्त है। ये एक शैतानी और बहुत ही कुशल डिजाइन है। द अनब्रेकेबल फाउंडेशन, इसकी अटूट नींव। अब तक डॉक्टर अंबेडकर ये साबित कर चुके हैं कि जाति एक भयानक व्यवस्था है और इसे सुधारना नामुमकिन है। तो अब वो अपनी जांच के आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। ये व्यवस्था हजारों सालों के आक्रमणों, क्रांतियों और बदलावों के बावजूद जिंदा कैसे रह गई? इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? इसकी नींव इतनी अटूट क्यों है? इसका जवाब ही एनाइलेशन ऑफ कास्ट का दिल है। अंबेडकर कहते हैं कि जाति की शक्ति किसी राजा के कानून या किसी सरकार की ताकत से नहीं आती। जाति की शक्ति आती है धर्म से। उसकी शक्ति आती है हिंदू धर्म के शास्त्रों से, जो इस व्यवस्था को सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं बल्कि एक दैवीय आदेश, डिवाइन ऑर्डिनेंस का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि एक कट्टर हिंदू के लिए जाति नियमों का पालन करना सामाजिक शिष्टाचार नहीं बल्कि उसका धर्म है। जाति को तोड़ना उसके लिए ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है, पाप करना है। जब तक लोगों के मन में अपने शास्त्रों के प्रति ये असीम श्रद्धा है, जब तक वो ये मानते हैं कि वेद और स्मृतियां ईश्वर द्वारा लिखे गए हैं और उनमें लिखी हर बात पत्थर की लकीर है, तब तक आप जाति को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तब आप सिर्फ एक सामाजिक प्रथा से नहीं बल्कि लोगों की गहरी धार्मिक आस्था से लड़ रहे होते हैं। और यही वो नींव है जिसे तोड़े बिना जाति की इमारत कभी नहीं गिर सकती। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर अपनी जांच के पहले हिस्से को समाप्त करते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने एक कुशल सर्जन की तरह
भारतीय समाज की सबसे पुरानी और सबसे गहरी बीमारी यानी जाति की चीरफाड़ की। उन्होंने हमें दिखाया कि जाति सिर्फ एक सामाजिक प्रथा नहीं बल्कि एक मानसिक गुलामी है। उन्होंने ये साबित किया कि जाति को सुधारना नामुमकिन है क्योंकि इसकी जड़ें सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक है। उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि जाति की अटूट शक्ति हिंदू धर्म के शास्त्रों से आती है, जो इस अमानवीय व्यवस्था को दैवीय स्वीकृति और पवित्रता का दर्जा देते हैं। तो अब हम उस बिंदु पर आ खड़े हुए हैं जहां बीमारी की जड़ का पता चल चुका है। अब सवाल है, इलाज क्या है? वो कौन सी क्रांतिकारी, कौन सी विवादास्पद और कौन सी जरूरी सर्जरी है जो डॉक्टर अंबेडकर इस समाज को बचाने के लिए सुझाते हैं? आज इस अंतिम पार्ट में हम डॉक्टर अंबेडकर के उस साहसी समाधान को जानेंगे जिसने 1936 में भी भूचाल ला दिया था और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम उनके और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक वैचारिक मतभेद को समझेंगे और अंत में हम एक जाति मुक्त भारत के उनके खूबसूरत सपने को देखेंगे। ये सिर्फ एक भाषण का अंत नहीं है, ये एक नई, न्यायपूर्ण दुनिया की शुरुआत का ब्लूप्रिंट है। द प्रिस्क्रिप्शन, एनाहिलेटिंग द सोर्स, यानी इलाज, स्रोत का विनाश। जब बीमारी की जड़ का पता चल जाए तो एक अच्छा डॉक्टर पत्तों को नहीं छांटता, वो जड़ पर ही प्रहार करता है। डॉक्टर अंबेडकर यही करते हैं। वो कहते हैं कि अगर जाति की शक्ति धर्म से आती है तो जाति को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है उस धार्मिक भावना का ही विनाश कर देना जो जाति को पोषित करती है। ये एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का सबसे विस्फोटक और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अंबेडकर सीधे सीधे कहते हैं कि जब तक हिंदू अपने शास्त्रों को ईश्वरीय, अचूक और अपरिवर्तनीय मानते रहेंगे तब तक जाति का विनाश असंभव है। क्योंकि आप एक हिंदू को ये कैसे कह सकते हैं कि वो जाति को तोड़े जब उसका धर्मग्रंथ उसे जाति का पालन करने का आदेश देता है? आप उससे अंतर्जातीय विवाह करने के लिए कैसे कह सकते हैं जब उसकी स्मृतियां उसे ऐसा करने से रोकती हैं? इसलिए अंबेडकर एक बहुत ही साहसी और सीधा समाधान पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुओं को ये हिम्मत दिखानी होगी कि वो अपने ही धर्मग्रंथों की सत्ता को चुनौती दें। उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि ये ग्रंथ इंसानों द्वारा कुछ इंसानों के फायदे के लिए लिखे गए थे और ये ईश्वरीय नहीं हैं। उनका प्रसिद्ध नारा है कि आपको शास्त्रों और स्मृतियों को डायनामाइट से उड़ाना होगा। यहां डायनामाइट से उड़ाने का मतलब किसी किताब को जलाना नहीं है। इसका मतलब है उनकी पवित्रता और उनके अधिकार को अपने दिमाग से पूरी तरह नष्ट कर देना। वो जानते थे कि ये एक बहुत ही मुश्किल और पीड़ादायक काम है, पर वो ये भी जानते थे कि इसके बिना सच्ची स्वतंत्रता और समानता की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको अपने विवेक और तर्क को किसी भी प्राचीन ग्रंथ से ऊपर रखना होगा। अगर कोई किताब आपको अन्याय और असमानता सिखाती है तो वो धर्म नहीं हो सकती, वो अधर्म है और उसे त्याग देना ही एकमात्र उपाय है। द ग्रेट डिबेट, अंबेडकर वर्सेस गांधी। महान वैचारिक मतभेद, अंबेडकर बनाम गांधी। अंबेडकर के ये विचार इतने क्रांतिकारी थे कि उस समय के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी को भी इन पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। इन दो महापुरुषों के बीच का वैचारिक मतभेद जाति के सवाल पर भारत के दो सबसे बड़े दृष्टिकोणों को दिखाता है। जब अंबेडकर का ये भाषण प्रकाशित हुआ तो गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में इस पर एक लेख लिखा। गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था? गांधी जी जाति व्यवस्था में मौजूद अस्पृश्यता और ऊंच नीच के घोर विरोधी थे। वो इसे हिंदू धर्म पर एक कलंक मानते थे और इसे जड़ से मिटाना चाहते थे। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उनका मानना था कि वेदों में वर्णित 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था काम का एक बहुत ही सुंदर और कार्यात्मक विभाजन है। वो एक आदर्श, सुधारित वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे जिसमें सभी वर्ण बराबर हों और कोई किसी से ऊंचा या नीचा ना हो। वो हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही उसे सुधारना चाहते थे। अब आता है डॉक्टर अंबेडकर का शक्तिशाली खंडन।
अंबेडकर ने गांधी जी के तर्कों का बहुत ही तर्कपूर्ण और तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण और जाति को अलग अलग देखना एक बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने तर्क दिया कि जाति वर्ण व्यवस्था का ही बिगड़ा हुआ रूप है। वर्ण जाति का पिता है। आप बच्चे को मारकर पिता को कैसे जिंदा रख सकते हैं? उन्होंने गांधी जी से सीधे सवाल पूछे कि क्या आप सच में मानते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था जिसमें ज्ञान का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को, हथियार का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को और सेवा का काम सिर्फ शूद्रों को दिया गया है, वो एक आदर्श समाज बना सकती है? ये तो असमानता की नींव पर ही खड़ी है। अंबेडकर का मानना था कि गांधी जी एक ऐसे घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी नींव ही गलत है। उनका कहना था कि आप हिंदू धर्म से जाति को ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे आप अपने कोट से धूल झाड़ देते हैं। जाति हिंदू धर्म के सिद्धांतों, उसकी आत्मा में बसी हुई है। इसलिए जहां गांधी जी सुधार की बात कर रहे थे, वहीं अंबेडकर विनाश की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें एक नया घर बनाना होगा जिसकी नींव ही अलग हो। द ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू इंडिया, एक नए भारत का नक्शा। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर जाति की और उसके धार्मिक आधार की इमारत को गिराना चाहते थे, तो उसकी जगह वो कौन सी नई और खूबसूरत इमारत खड़ी करना चाहते थे? अपने भाषण के अंत में अंबेडकर हमें एक जाति मुक्त आदर्श समाज का अपना सपना दिखाते हैं। ये सपना 3 स्तंभों पर खड़ा है। वो स्तंभ हैं स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, समानता यानी इक्वालिटी और बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, अंबेडकर इनके गहरे अर्थ समझाते हैं। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, इसका मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं है। इसका मतलब है हर इंसान को अपना पेशा चुनने की, अपनी जगह बदलने की और अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी। वो आज़ादी जो जाति व्यवस्था पूरी तरह से छीन लेती है। समानता यानी इक्वालिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि सब इंसान एक जैसे होते हैं। इसका मतलब है कानून और समाज की नज़र में सब इंसान बराबर हैं। किसी को भी उसके जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार या कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। सबको विकास के बराबर अवसर मिलने चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी स्तंभ, बंधुत्व। अंबेडकर के लिए बंधुत्व सिर्फ भाईचारे का एक अच्छा विचार नहीं है। वो कहते हैं बंधुत्व लोकतंत्र का ही दूसरा नाम है। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में वोट डालना नहीं है। सच्चा लोकतंत्र एक सामाजिक लोकतंत्र है। ये एक जीने का तरीका है। ये एक ऐसी भावना है जिसमें आप अपने देश के हर नागरिक को अपना भाई, अपना साथी मानते हैं। ये अपने और पराये की भावना को मिटा देता है। और जाति इसी बंधुत्व की भावना की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वो हमें एक दूसरे से प्रेम करना नहीं बल्कि एक दूसरे से नफरत और भेदभाव करना सिखाती है। इसलिए अंबेडकर का अंतिम संदेश है कि एक सच्चा राष्ट्र, एक सच्चा लोकतंत्र सिर्फ स्वतंत्रता और समानता के कानूनों से नहीं बन सकता। वो तब तक नहीं बन सकता जब तक हम एक दूसरे के बीच बंधुत्व की, भाईचारे की भावना को स्थापित नहीं कर लेते। और यहीं पर ये ऐतिहासिक भाषण, ये क्रांतिकारी किताब अपने अंत पर पहुंचती है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक बहुत ही मुश्किल पर उतनी ही जरूरी किताब है। ये हमें दिखाती है कि भारत की सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक होनी चाहिए। ये हमें बौद्धिक साहस का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन विश्वासों और परंपराओं पर भी तर्क और न्याय की कसौटी पर सवाल उठाने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये एक विध्वंसक किताब है, पर यह सिर्फ तोड़ने की बात नहीं करती। ये एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और ज्यादा मानवीय समाज बनाने का एक सपना भी दिखाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भाषण 1936 में लिखा था। आज साल 2025 में हमें खुद से पूछना होगा कि उनके इस सपने का हमने कितना हिस्सा पूरा किया है और कितना अभी भी बाकी है। इसका जवाब किसी किताब में नहीं है। इसका जवाब हमारे अंदर और हमारे समाज के अंदर है। इस बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इन विचारों ने आपको हमारे समाज की सच्चाई पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनना चाहिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ। तब तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।